हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए हम आज लेकर हाजिर हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री पहला चैप्टर का तीसरा भाग। थोड़े थोड़े भागों में बना रहे हैं। यदि आप सभी भागों को देख लेते हैं तो आपको झंझट खत्म हो जाएगी जो बार बार आप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हम पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया तक। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब ही टूटना होता है, अपघटन का मतलब ही टूटना होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। तो देखते हैं, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या होता है। अब देखिए, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के बड़े अणु वियोजित या विघटित, या ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, टूट जाना। ठीक है ना, वियोजित या विघटित कर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। कहता है कि दो बना दे या दो से अधिक बना दे। अगर उत्पाद बनाते हैं और जिनके गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है, और अभिकारक के गुण से उत्पाद का गुण अलग होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब एक यौगिक को तोड़ने के बाद उसको कई एक छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होता है उसका जो लक्षण होता है कुछ और होता है, और उसके बाद जो उत्पाद टूटता है उसका लक्षण कुछ और होता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन। हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, लेकिन ये भी तीन प्रकार की होती है। विद्युत वाला होता है, उष्मा वाला होता है, इस प्रकार होता है। चलिए देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्या है? उष्मीय वियोजन। क्या है पहला? उष्मीय वियोजन, माने उष्मा के द्वारा तोड़ना। इसमें कह रहा है कि वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होता है, अर्थात हीट के द्वारा होता है। तो कहता है किसी यौगिक पर अगर हीट डालते हैं तो हीट के बाद वो टूट जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, उदाहरण के लिए पहला देखिए, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट पर अगर उष्मा डालते हैं, ये डेल्टा है, ठीक है ना, इसका प्रयोग कब करते हैं? ताप के लिए प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर फेरस सल्फेट पर अगर तापमान डालते हैं तो क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड बन जाता है, उसके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, उस पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ये टूटने के बाद बनता है। ठीक है, ये टूटने के बाद बना। देखिए इधर एक ही है कि नहीं है? हाँ, तो एक ही तो यौगिक है, लेकिन ये टूटने के बाद छोटा छोटा तीन भागों में बट गया कि नहीं बट गया? तो यहाँ थे एक, लेकिन यहाँ टूटने के बाद बन गया तीन, तो इसको कहते हैं टूटना, है ना। ये है आपका क्या? टूटना। यानी कि कौन सा अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए दूसरा, हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देते हैं तो क्या बनता है? अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं, हीट दे देते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना बताए थे, जिसको कल बताए थे कि शुष्क चूना या कली चूना कहते हैं वो। और उसके बाद कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये टूट रहा है, लेकिन टूटता किसके द्वारा है? तो उष्मा के द्वारा, यानी कि हीट के द्वारा। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि वियोजन मीन्स टूटना, और टूटता है किसके फलस्वरूप? तो जब तक उष्मा नहीं देते तब तक नहीं टूटता है, अर्थात उष्मा देने के बाद टूटता है। तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला देखिए क्या है, अगला कहता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें वियोजन की क्रिया विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है। अब विद्युत देने के बाद ये टूटना शुरू करता है। जैसे ध्यान दीजिए, H2O, पहले क्या है? H2O, जल। ठीक है, अब विद्युत के द्वारा अगर इसको तोड़ते हैं, विद्युतीकरण करके इसको तोड़ते हैं हम, विद्युत को प्रवाहित करके, तो टूट जाता है हाइड्रोजन, और किसमें टूट जाता है? ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब पुनः इसको जोड़ के देखिए, यही बनेगा, है ना। लेकिन जब उष्मा डालते हैं तो उष्मा डालने के बाद जल टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरा है NaCl, जिसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक। ठीक है, इस पर भी विद्युत जब प्रवाहित करते हैं, है ना, विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो क्या देता है? सोडियम देता है, पर उसमें क्या देता है? क्लोराइड देता है। देता है कि नहीं देता है? तो ये टूट तो रहा है, टूट तो वो भी रहा था, लेकिन उसमें कैसे टूट रहा था? जब उसमें हीट दे रहे थे तब, उष्मा दे रहे थे तब,
और इसमें कब टूट रहा है, जब विद्युत प्रवाहित कर रहा है तब। तो ऊष्मा के द्वारा टूटे तो ऊष्मीय वियोजन, और विद्युत के द्वारा टूटे तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलिए आगे और दिखा देते हैं आपको। हम बताएं कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब देखिए कौन सा है, अगला है प्रकाशीय वियोजन। समझिए, अगला है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन कह रहा है इसमें वियोजित की क्रिया सूर्य के प्रकाश से होता है। किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से। जैसे ग्लूकोज वाला पढ़े थे ना, ग्लूकोज वाला अभी बताएंगे, तो सूर्य के प्रकाश से टूटता है। ठीक है, यानी कि लाइट द्वारा तोड़ा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। अब लिखा हुआ पहला क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाए, सूर्य का प्रकाश दिया जाए सिल्वर क्लोराइड को, तो वो टूट जाती है, और टूटने के बाद क्या बनाती है, सिल्वर और क्लोराइड बना देती है। देखो ये भी टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है। तो ये भी वियोजन ही है, अपघटन ही है, लेकिन ये टूटता है किसके फलस्वरूप, तो जब सूर्य के प्रकाश देते हैं तब टूटता है। इसलिए क्या कहेंगे इसको, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, हम देखें कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा क्या, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए अगला एग्जांपल समझिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको तोड़ देता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, Ag और Br, सिल्वर को अलग कर देता है, ब्रोमाइड को अलग कर देता है। समझ गए बात को। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, अगला है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन, तो हम बताए थे पिछले कक्षा में कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन करना, स्थान में परिवर्तन करना। यदि किसी भी आप रासायनिक यौगिक का स्थान को बदल देते हैं तो इसका मतलब होगा वियोजन अभिक्रिया हुआ। जैसे बात समझिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। कह रहा है कि जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है ना, और जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ होता है उसको अपने यौगिक से क्या करता है, अलग कर देता है। मतलब एक साथ नहीं रख देता है, उसको अलग करके किसी और के साथ बिठा देता है, ताकतवर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, वैसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए फेरस है, Fe फेरस, और CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो यह है फेरस, अब यह कॉपर सल्फेट। अब देखिए कि यहां से ध्यान से पढ़िए, कह रहा है ना कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। अब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या था, फेरस, और कम क्या था, कॉपर सल्फेट। तो इसका जो यौगिक था ना, इसको यहां से हटा दिया, और हटाने के बाद देखिए फेरस अकेला था, लेकिन यहाँ फेरस में सल्फेट जुट गया, FeSO4 हो गया ना, और यहाँ कॉपर क्या हो गया आपका, अलग हो गया। अलग कर देगा, नहीं कर दिया, तो जो कम अभिक्रियाशील होगा ना उसको अलग कर देगा, और ज्यादा अभिक्रियाशील होगा ना उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ बदल गया, तो देखो विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ सल्फेट था कॉपर के साथ, और यहाँ जाकर चिपक गया किसके साथ, फेरस के साथ। तो स्थान क्या कर लिया, बदल लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन। देखिए सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन। अब यहां पड़ जाएगा सोडियम फीका, ब्रोमाइड पड़ जाएगा फीका। देखो यहां से, तो यहां से जब निकालेंगे तो इसको सोडियम के साथ ब्रोमाइड यहां चिपका था, यहां क्या चिपक गया, Cl, क्लोराइड चिपक गया, और ब्रोमाइड क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक में जाकर चिपक जा रहा है, चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी भी यौगिक का एक स्थान ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तो क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो चेंज कर रहा है। अब होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया। सिर्फ इसमें एक ही तो बदल रहा था ना, एक ही बदल रहा था, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, आगे है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव मतलब दो, और विस्थापन अभिक्रिया तो वही चल रहा है, तो दो को विस्थापित हो जाएगा। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान, आयन का, चाहे धनायन हो ऋणायन हो। आयन दो प्रकार के होते हैं, पता है ना, आयन होते हैं दो प्रकार के। जब आयन की बात करते हैं तो आयन दो प्रकार के, पहला क्या होता है धनायन, और दूसरा क्या होता है ऋणायन। धनायन को क्या बोलते हैं, प्लस, ऋणायन को क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, तो आयन दो प्रकार के होता है। तो कहता है कि आयन का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और उसके बाद नए यौगिक का निर्माण करते हैं।
द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों आयन बदल जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, और मूलतः ऋण आयन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में दो विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। कारण कि इस अभिक्रिया में एक नहीं बल्कि दो दो विस्थापन होते हैं, ठीक है, दोनों यौगिक में विस्थापन होता है, एक में नहीं दोनों में, इसलिए क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अतः इसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्य देखिए क्या है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया सूत्र समझिए क्या लिखा हुआ है कि AB प्लस CD, AB प्लस CD, अब एरो के बाद देखिए क्या है, AD प्लस CB। अब चेंज क्या हो रहा है, ए के पास बी था तो बी चला गया किसके पास? सी के पास। चला गया, बदल गया कि नहीं बदल गया? और सी के पास डी था तो डी चला गया किसके पास? ए के पास। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो दोनों के दोनों स्थान चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। नीचे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया को। ध्यान दीजिए क्या है से, देखिए उदाहरण में समझिए क्या करा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों है। अब ये क्या उत्पाद की तरफ इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और सॉरी, अभिकारक की तरफ देख रहे हैं। और जब ये उत्पाद की तरफ जाएगा तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, Ag। अब देखो सोडियम के साथ क्या था, तो कहेंगे सर क्लोरीन था। अब क्लोरीन कहां चिपक गया? सिल्वर के साथ, बदल लिया स्थान। और उसके बाद देखिए सिल्वर के साथ क्या था? नाइट्रेट था, और नाइट्रेट कहां चिपक गया? सोडियम के साथ। तो क्या स्थान बदल लिया? बदल लिया। और कितने लोगों ने स्थान बदला? तो दो लोगों ने, एक बदला क्लोरीन और एक बदला क्या? नाइट्रेट। तो दो बदला कि नहीं बदला, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अब फिर से यहां समझिए, देखिए कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां से देखिए सोडियम के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। अब यहां बदलेगा, आपको देखिए क्या रहा है, सोडियम सल्फेट, ये चला आया इसके पास सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन, यानी कि जल। तो यहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम के साथ सल्फेट था और यहां क्या चला गया? बेरियम के साथ सल्फेट चला गया, और सॉरी बेरियम के साथ सल्फेट चला गया, और सोडियम के साथ क्या चला गया? क्लोराइड चला गया। अब ध्यान दीजिए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि द्विव विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है? कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप का क्या होता है? निर्माण होता है। हम बताया था आप लोगों को सबको, देखो ध्यान दीजिए, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। हाँ, अवक्षेपण का मतलब क्या कि जब अभिक्रिया होता है ना, तो जो अभिकारक होता है, जो उत्पाद होता है, तो उत्पाद में जो निर्माण होता है ना, वो किस रूप में होता है? ठोस के रूप में होता है। देखिए क्या कर रहे हैं कि उत्पाद किस रूप में आएगा आपके पास? ठोस के रूप में उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण। जो ठोस निकलेगा उसको बोलेंगे अवक्षेपण। अतः अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात समझिए क्या है, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो यहां बन गया क्या? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड कैसा बनेगा जी? ये अवक्षेप है। तो पहले यहां बात समझिए, कहता है उत्पाद क्या होता है? ठोस के रूप में आता है। किस रूप में आता है? ठोस के रूप में। तो यहाँ क्या बात, किसका अवक्षेप बना? तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन गया, और इधर क्या निकल गया आपको? सोडियम नाइट्रेट निकल गया। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या है अगला एग्जाम्पल, देखिए क्या कहता है। अगला है कॉपर सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है? अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है? अवक्षेप। आपको बताए थे ना, आपको बताए थे कि जब गैस निकलता है, जैसे A2H2 हो, O2 हो, जब गैस निकलता है तो एरो ऊपर की तरह, है ना, जैसे बेरियम सल्फेट लिखा है BaSO4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? अवक्षेप। और जब अवक्षेप बनता है तो एरो कहाँ? नीचे की तरफ। बताए थे ना।
हाँ, तो इसलिए इसमें एरो कहाँ है, नीचे की तरफ है, और बेरियम सबशेल पे क्या है, एक अवक्षेप बना एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। छठे नंबर पे क्या कहता है, समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए। कह रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी के मतलब जब अभिक्रिया होगा तो ऊष्मा को बाहर निकालेगा, हीट को बाहर निकालेगा। ठीक है, ऊष्मा को बाहर निकालती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है, और इस क्रिया में क्या होता है कि बाहरी वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। क्यों होता है, इसलिए हाई होता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर ऊष्मा होता है वो सब के सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए जो बाहरी टेम्परेचर वहां का माहौल होता है, वहां टेम्परेचर क्या होती है, हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए लिखा हुआ है क्या, कार्बन और क्या है, ऑक्साइड। कार्बन और क्या, ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन क्या है, ठोस, ऑक्साइड क्या है, गैस, और इधर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गई, भी तो गैस बन गया। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में थोड़ा ऊष्मा भी बाहर निकलती है, जैसे कोयले का जलना। देखना, ध्यान देना, अब जब कोयला जलता है तो क्या उसमें कार्बन की मात्रा होती है, कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, हाँ होती है, कोयला में कार्बन की मात्रा। ध्यान दीजिए, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन क्या है, एक गैस है जो धान के खेतों में पाई जाती है ना, गटर नालों में पाई जाती है। जहां गंदगी होता है ना, गंध आता है ना नाला उला से, तो समझना कौन सा गंध आ रहा है, तो मीथेन गैस आ रहा है। ठीक है, मीथेन गैस। और ये क्या है आपको, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। जब इसको मिलाते तो क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में H2O गैस के रूप में बनता है, और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी बाहर, मीथेन गैस का दहन होता है, और इससे क्या होता है, मीथेन गैस का दहन हो जाता है। ठीक है, अब श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। श्वसन जो हम लोग करते हैं क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सांस छोड़ के देखिए, गर्म लगता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। श्वसन के दौरान क्या करती है, ऊष्मा को मुक्त करती है, यानी कि बाहर निकालती है। इसीलिए श्वसन भी क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान आती है। ठीक है, अगला है साग सब्जियों या सड़े गले घास फूल या पेड़ पौधे के पत्तों के विघटन होना या विघटन होकर कंपोस्ट का बनना। कंपोस्ट मतलब समझते हैं, खाद। ठीक है, कंपोस्ट का बनना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर आता है। ठीक है ना, तो साग सब्जी जो गड़े सड़े फूल पौधे होते हैं ना, वो विघटित हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अगला अभिक्रिया है आपका क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को सोखना। अब इसमें ऊष्मा क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहे वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी रासायनिक क्रियाओं में उष्मीय ऊर्जा, क्या, उष्मीय ऊर्जा बंध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है, और इस क्रिया में क्या होता है, वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि वातावरण में जो टेम्परेचर होता है उसका प्रभाव इस पर तो पड़ता ही है, लेकिन ये वातावरण के टेम्परेचर को अपनी तरफ खींच लेती है। जहां ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में वातावरण के टेम्परेचर को हाई किया जा रहा था, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में वहां से ऊष्मा को निकाला जा रहा था, तो टेम्परेचर हाई हो रही थी। लेकिन ऊष्माशोषी में वातावरण से टेम्परेचर लिया जा रहा है, तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि वातावरण का तापमान क्या होती है ऊष्माशोषी में, तो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए देखिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब सूर्य के प्रकाश डालते हैं तो यहाँ ऊष्मा बाहर नहीं जाती, यहाँ ऊष्मा अंदर की ओर आती है। ठीक है, ऊष्मा अंदर कर, तो क्या बनता है इधर, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, और क्या निकालता है आपको, ऑक्सीजन गैस।
क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस। अब देखिए जब ग्लूकोज बन रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो आप पूछ दे कि सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का बनना ये किस अभिक्रिया के तहत आती है, तो क्या बोलिएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया के तहत आती है। ठीक है ना? कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि जब तक सूर्य के प्रकाश का उष्मा नहीं सोख पाएगा तब तक ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ग्लूकोज बनेगा नहीं। ठीक है, आगे नाइट्रोजन और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या डाले? कुछ उष्मा डाले। ठीक है, जब उष्मा डाले तो दोनों मिल गया, क्या बन गया? एनो, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, एनो, है ना? क्या बन गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें उष्मा कहाँ बाहर निकल रहा है क्या? कहीं नहीं निकल रहा है। तो उष्मा कहाँ चला गया? सारा का सारा उष्मा इसी में चला गया, यानी कि उष्मा को सोख लिया। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जी, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ लेते हैं तो झंझट खत्म हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन को कहाँ सटाना है और कहाँ हटाना है, हाइड्रोजन को कहाँ सटाना है और कहाँ हटाना है, इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, गड़बड़ाइएगा नहीं आप। देखिए, कार्य उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना? उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। उपचयन ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग। संयोग माने क्या होता है? जुटना। तो ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास, या तो ऑक्सीजन जुट जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए। या दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन जुट जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए। तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उपचयन बोले। क्या बोलेंगे? उपचयन। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, अब क्या हो रही है? कार्बन, कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहां देखिए कि क्या कार्बन के साथ ऑक्सीजन सट रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन सट रहा है? तो हाँ सर, कार्बन में जाके ऑक्सीजन सट गया। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? पहले बोला क्या? या तो ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ऑक्सीजन जाके सट जाए, या तो हाइड्रोजन का क्या हो जाए? वियोग हो जाए, हाथ से हो जाए। दोनों में से कोई एक फॉलो कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसलिए कौन सी विक्रिया हो जाएगा? ये अपचयन हो जाएगा। कौन सा होगा? अपचयन हो जाएगा कि उपचयन हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का संयोग, यहां भी ध्यान दीजिए। P4 फास्फोरस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। अब यहां देखिए फास्फोरस के साथ क्या ऑक्सीजन जाके मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए भी क्या है? बताइए, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज, कुछ भी नहीं बचने वाला है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला तीसरा उदाहरण कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहां क्या है? ब्रोमाइड, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बताए थे? या तो ऑक्सीजन जुट जाए, या तो ऑक्सीजन जुट जाए, और या तो हाइड्रोजन टूट जाए। टूट जाए का मतलब माइनस कर दे। देखिए अब यहां से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन टूट रहा है। बोलेंगे सर यहां भी तो वही हाल हुआ था। यहां हाल हुआ नहीं था। हाल क्या है कंपाउंड का? न पूछो सनम, केमिस्ट्री में फार्मूला बनाना मजा आ गया। देखो इधर, तो ये यहां इस स्वतंत्र अवस्था में था, यहां जाकर जुट रहा था, लेकिन यहां बना हुआ है H2S। अब यहां से क्या हुआ कि माइनस कर लिया हाइड्रोजन और निकल कर चिपक गया, इसके साथ चिपक गया। लेकिन देखो एस के साथ था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। सॉरी, सल्फर क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हाथ से हो रहा है। हाथ से मैंने क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। यहाँ होना चाहिए था हाइड्रोजन को साथ में, क्या है? हाइड्रोजन है नहीं है, तो हाथ से हो रहा है। तो हम क्या बताएं? या तो ऑक्सीजन सट जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए। अगर ये दोनों केस में से कोई भी एक केस हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कौन सा विक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा विक्रिया है? उपचयन। समझ गए? उपचयन। चलिए अब अपचयन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए अपचयन क्या कहता है। देखिए अगला है अपचयन।
अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। देखिए कह रहे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब यहां उल्टा होगा, देखिए हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, टूटेगा, घटेगा। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन टूट रहा था। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, हास्य होता है। देख रहे हैं ना, हास्य होता है। अब यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो देखिए कॉपर था, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्साइड। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्साइड है, नहीं है ना, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऑक्साइड टूट गया कि नहीं टूट गया, टूट गया। तो क्या रहा, ऑक्सीजन का हास्य हो रहा है, ऑक्सीजन का हास्य हो रहा है। अब यहां देखिए जिंक ऑक्साइड है, यहां क्या बन गया, सिर्फ जिंक बचा, तो यहां भी ऑक्सीजन का क्या हो गया, हास्य हो गया। हास्य माने क्या होता है, माइनस हो जाना, कमी हो जाना। तो यहां भी कमी दिखाई पड़ रहा है, तो हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे समझते हैं। आगे बात है, देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और क्लोरीन है। अब क्या हो रहा है, हम बोले कि या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए या तो हाइड्रोजन का वृद्धि। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसमें देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम अपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन में कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी हम समझ लेते हैं। जितने भी अभिक्रियाएं हैं हम एक एक को कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर बना रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। चलिए देखिए समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, एक नया अभिक्रिया है कोम्बो। कोम्बो मतलब मिला हुआ दोनों। इसमें क्या होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। हाँ, माने हाइड्रोजनो जुटेगा, ऑक्सीजनो जुटेगा, समझ रहे हो, ऑक्सीजनो घटेगा, हाइड्रोजनो घटेगा, दोनों साथ साथ हो सकता है। उसी को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, उदाहरण देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन में वृद्धि, ठीक है, देखिए तो कह रहे कॉपर ऑक्साइड और ये क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहां से कॉपर से निकल गया क्या, ऑक्सीजन में चिपक गया, और ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ क्या चिपक गया, ऑक्सीजन। यह देखिए ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सॉरी, और यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में ह्रास। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए बात को, ऑक्सीजन में वृद्धि भी हो रहा है और ऑक्सीजन में ह्रास भी हो रहा है। यहां आप देखेंगे तो इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके साथ ऑक्सीजन था, जो इसको छोड़ के अब चला गया, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया। और यहां देखें तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन चला आया, तो क्या हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यहाँ दोनों हो रहा है एक साथ, कौन कौन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन सट रहा है, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, हो रहा है दोनों एक साथ। तो इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया बोले। कौन से बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे इस अभिक्रिया को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर। देखिए आगे है ऑक्सीकारक एवं अकारक, ऑक्सीकारक एवं अकारक। ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित हुआ है। ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, तब हम क्या कहते हैं कि उस पदार्थ को क्या किया गया है, या तो ऑक्सीकृत किया गया है या उपचयित किया गया है। बात एक ही है, माने ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अब दे दे इसके विपरीत, जबकि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अकृत या अपचयित हो गया है। क्या हो गया है, अकृत या अपचयित हो गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मतलब जो ऑक्सीजन देगा। अगर मान लो कि CuO है, ठीक है, और इधर जाने के बाद H के साथ मान लो कि O जुट गया, एरो की तरफ इधर H के साथ O जुट गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा जरूर, लेकिन पहले से ऑक्सीजन किसके पास था? Cu के पास था, कॉपर के पास था, ठीक है ना। तो जब कॉपर के पास था तो कॉपर ही क्या कहलाएगा आपका, बताइए। तो कॉपर क्या कहलाएगा आपका, ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, वह ऑक्सीजन ऑक्सीकारक कहलाता है। तो प्रदान कौन कर रहा है ऑक्सीजन? कॉपर तो दे रहा है ना, तो क्या कहलाएगा ये ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन के हास्य के लिए उत्तरदायित्व होता है उसे क्या कहते हैं? अकारक। चलिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण देखिए क्या है, समझिएगा। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन, है कि नहीं। अब ये कौन सी विक्रिया है विक्रिया कौन सी? तो विक्रिया तो रेडॉक्स है ना, है तो विक्रिया रेडॉक्स ना, क्योंकि दोनों घटना हो रही है एक साथ। लेकिन ध्यान दीजिए कि कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या था? स्वतंत्र अवस्था में। अब यहां इसके साथ ना इंसाफी हुआ कि कॉपर को छोड़ दिया गया अकेले, और हाइड्रोजन के साथ क्या दे दिया गया? ऑक्सीजन को। तो यहां से देखिए तो क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन में क्या, यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और यहाँ क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन की कमी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, ऑक्सीजन का हास्य क्या कहलाएगा? अपचयन, और ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाएगा? उपचयन। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, उपचयित पदार्थ क्या है इसमें? इसमें उपचयित पदार्थ क्या है? तो देखिए, H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, H2 जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था? नहीं था, लेकिन यहाँ वृद्धि हो गया। हाँ, हो गया। तो इसको कौन सा पदार्थ बोलेंगे? उपचयित बोलेंगे, ठीक है। उपचयित पदार्थ इसको बोलेंगे, उपचयित पदार्थ, ठीक है। हाइड्रोजन को बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। जिसमें बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे? उपचयित पदार्थ। अब ध्यान दीजिए, अपचयित पदार्थ CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए? हास्य हो जाए। तो जिसमें ऑक्सीजन का हास्य होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अपचयित, ठीक है, अपचयित बोलेंगे। ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उपचयित, और ऑक्सीजन घट जाए तो अपचयित। अब ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड है ना, यानी कि ऑक्सीकारक भी यही है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बोले तो ऑक्सीजन को देने वाला, ऑक्सीजन को देने वाला, और अकारक बोले तो ऑक्सीजन को लेने वाला, ठीक है। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? प्रदान करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन किसके पास था? तो कहेंगे सर कॉपर के पास तो ऑक्सीजन था, किसी के पास कहां था? किसी के पास नहीं था। तो यही ने प्रदान किया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? कॉपर आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। अब अकारक देखिए क्या है? अकारक H2, H2 अकारक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का हास्य के लिए उत्तरदायित्व है। अगर ऑक्सीजन कॉपर में घटा तो किसके कारण घटा? तो घटा हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन अगर चाहता कि हम नहीं छीनेंगे तो नहीं घटता। हाइड्रोजन क्या किया? कॉपर से ऑक्सीजन को छीन लिया, और कॉपर क्या किया? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया। तो जो देता है, जो देता है, देखो समझ लो भिखारी और एक राजा। एक भिखारी, एक भिखारी हो गया, एक भिखारी, ठीक है, भिखारी, और एक समझ लो राजा। ये दोनों बात से क्लियर कर लो, भिखारी और राजा मतलब समझ लो क्या हो जाएगा। अगर भिखारी है तो आपसे लेना चाहेगा, और राजा है तो आपको देना चाहेगा। तो इसमें जो राजा हो गया ना, एक प्लस ले लेते हैं, और जो राजा है ना वही क्या है? आपका ऑक्सीकारक है। राजा क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है, राजा क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है। लेकिन भिखारी क्या है बताइए? अकारक है। क्या है? भिखारी क्या है? अकारक है। क्यों?
तो इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉपर अगर ऑक्साइड है और इसमें अगर H2 है तो बात समझिए क्या हो गया, बात क्या हो गया। कह रहा है कि राजा है तो दे दिया इसको, कौची दे दिया इसको, H2O बनाने के लिए इसको ऑक्सीजन दे दिया, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन दे दिया। तो ये राजा है तो इसको दे दिया, तो ये भिखारी हो गया, ले लिया। तो जब ले लिया तो ये क्या हो गया, अकारक। अगर ये दे दिया तो क्या होगा, ऑक्सीकारक। बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, चलते आगे। आप लोग इस वीडियो को पुनः दोबारा देख लीजिएगा, तब आपको एक एक पॉइंट दिमाग में उतर जाएगी, फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कह रहा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। हम जो अपने जीवन बिता रहे हैं तो हमारे साधारण जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव हैं, जरा समझिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती है जिसमें धातुओं का संक्षारण होता है। धातुओं क्या होता है, संक्षारण, या खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना। भोजन का पाचन एवं दहन की क्रिया सामान्य उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होते हैं। मतलब कि कहना क्या चाहता है, आप आग लहराने जाए दहन, आप आग लहराने जाए, क्या बिना ऑक्सीजन के आग लहरा सकते हैं, क्या है, लहरा सकते हैं, नहीं। तो आप कुछ भी खाना खाने जाए बिना ऑक्सीजन खा सकते हैं क्या, नहीं। तो आप कुछ भी करने जाएंगे तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो बोला कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन मिलना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो क्या प्रभाव है, तो बहुत सारा प्रभाव है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर लोहा में जंग लगता है तो कैसे जंग लगता है, नमी रहता है और उसके साथ क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, वायु मिल जाता है, तो क्या होता है, लोहा में जंग पकड़ लेता है। तो इस सब के लिए उदाहरण क्या है, उपचयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि। देखिए बात समझिए। अगला संक्षारण। संक्षारण क्या है, कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल नमी के संपर्क में, कौन कौन, हवा जल नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे हाथ से होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु की सतह धीरे धीरे हाथ से होने लगता है। लोहा का देखो हो, अगर खुली चीज में छोड़ दो, जहां पानी है, नमी है, अब हवा की उपस्थिति में रहने दो, उसको धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोहा जो चमक रहा था ना उसमें पीलापन पड़ना शुरू हो जाएगा, और छोड़ाओगे तो छूटेगा चिपरी, तो क्या होगा। हाँ, लोहा में जब जंग लगता है ना तो लोहा का वजन बढ़ता ही घटता है, बढ़ जाता है। लेकिन जंग में छोड़ा देंगे तब तो आ गया औकात में, है ना। तो चढ़ा लिया, देखा एगो आदमी है 10 किलो के है, मैंने 100 किलो के है, और 10 किलो मैं चढ़े है, नहीं भी नहीं किया है 10 साल से, तब ला गया तराजू पर, देख कितना है 110 किलो, और उसको नहा दो, धर के जब रगड़ दो, आ गया अपने औकात में। लोहा के साथ भी वही है, लोहा के साथ भी वही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जल एवं नमी संपर्क में आने से क्या होता है, धातु की सतह धीरे धीरे हाथ से होने लगती है, समाप्त होने लगती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे क्या, लोहे में जंग को लगना। लोहे में जब जंग लगती है तो क्या होती है, उसके ऊपर वाले सतह धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उसका हाथ से होने लगता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे समझिए क्या है। आगे कहता है आपका संक्षारण से बचाव। अगर लोहा में संक्षारण हो रहा है, लोहा में जंग लग रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले नमी वाले स्थान से दूर रख दीजिए, पानी उनी में उसको मत रखिए। तो कहेगा सर हवा में भी नहीं रखना पड़ेगा, अब ऐसा कौन जगह ढूंढे जहां हवा नहीं हो, ये तो बात सही है जी। तब हवा को मात देने वाला कुछ उपाय ढूंढिए, ठीक है। तो क्या हो जाए, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि जस्तीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जस्तीकरण, उस पे क्या कीजिए, लोहा पे कि जस्ता का लेप लगा दीजिए, जस्ता से चारों तरफ उसको ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए, लेप कर दीजिए। तो क्या होगा, उस लोहा के अंदर ऑक्सीजन से संपर्क नहीं बन पाएगा, नमी से संपर्क नहीं बन पाएगा, तो लोहा में जंग नहीं लगेगा। आप देखते हैं ना घरों में। दूसरा क्या है, धातु की सतह को पेंट करके घर में देखते हैं, लोहा का कोई चीज है अगर पेंट नहीं करो, जंग लग के धीरे धीरे उड़ना शुरू, लेकिन पेंट कर देते हैं, क्या होता है, ऑक्सीजन से संपर्क नहीं कर पाता है। लेकिन जहां तहां थोड़ा थोड़ा पेंट छूटा, और जहां पेंट छूटा वहीं से चीटी धरना शुरू, ठीक है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, कम आ पाता है, ठीक है, और नमी के संपर्क से दूर रहता है। इसीलिए क्या होता है कि धातु की सतह को पेंट कर दे तो आप संक्षारण से बच सकते हैं, जंग से बच सकते हैं। जस्तीकरण कर दे तो जंग से बच सकते हैं। और तीसरा, धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, उस पर या तो तेल लगा दे या तो ग्रीस लगा दे, फिर भी संक्षारण से क्या हो सके, उसको बचाया जा सकता है, जंग से
बचाया जा सकता है। ठीक है, जस्तीकरण या यसद लेपन क्या है? देखिए, जस्तीकरण या यसद लेपन क्या है? जस्ता जिंक को बोलते हैं, ठीक है ना। तो जस्तीकरण या यसद लेपन किसी धातु की सतह पर विद्युत के लेपन द्वारा जस्ते विद्युत के लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। किसी भी धातु का सतह हो और विद्युत के सहायता से उसमें अगर जस्ता का हम लेप चढ़ाना शुरू कर दे पतली, तो क्या कहलाएगा? जस्तीकरण। अगर लोहा के ऊपर जस्ता का लेप लगा दे और जो लगाए और जिस प्रक्रिया के तहत लगाए, जिसमें विद्युत का उपयोग करके लगाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे? जस्तीकरण बोलेंगे। ठीक है, अगला है विकृत गंधिका। विकृत गंधिता क्या है? भोजन में उपचयित वसा तेल का वायु जनित उपचयन। वसा तेल का वायु जनित उपचयन जिसमें उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिका कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग भुगत रहे हैं, सब लोग भुगत रहे हैं। होटल में जाते हैं, समोसा के होते हैं बड़ा प्रेमी, समोसा के, पकौड़ी के, सब चीज के प्रेमी होते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है। कह रहा विकृत गंधिका क्या है, समझिए स्पष्ट रूप से। कह रहा है कि भोजन में उपचयित वसा तेल, उपचयित माने ऑक्सीजन क्या होगा? जुटेगा कि हटेगा? ऑक्सीजन जुटेगा ना। तो उपचयित वसा तेल का वायु जनित उपचयन, वायु जनित उपचयन, जो वायु है, जो वायुमंडल है, यहाँ जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन इसमें चला जाता है, धीरे 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 जाता है। देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के तो आग जलेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन के तो समोसा छनाएगा नहीं। सबके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इंसान को लगता है कि सिर्फ हमको जीना है तभी ऑक्सीजन चाहिए। नहीं नहीं, अगर पूरी भी बनाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, पुआ भी बनाना है तो ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए। तो करे वायु जनित उपचय जिसमें उसका स्वाद क्या होता है? स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। आप जाइएगा, जो हलवाई कभी तेल को नहीं चेंज करता है और उसी में बार बार बना कर देता है, उसमें जो बनाएगा उसका स्वाद बदल जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, गंध करेगा, बहुत जल्द खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि होटल के खाना खाने से इंसान की स्थिति क्या होती है? खराब होती है। क्योंकि आप घर में तो बना रहे पकौड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर है, आपको पता है, तेल को बदल दिए। होटल में पैसा कमाने से मतलब है, तेल कौन बदलने जाएगा? होटल में पैसा कमाने से मतलब है, तेल नहीं बदल पाता है। जब तेल नहीं बदलता है तो एक ही तेल को बार बार जलाया जाता है, वो क्या होता है? उपचयित होता है, ऑक्सीजन बाहर से लेता है, उपचयित होता है और क्या करता है? वहां से स्वाद भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है और वो बदबूदार हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिका कहलाता है और भोजन का इस प्रकार खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। आप एक ही तेल में बार बार पकौड़ी छानेंगे तो खराब लगेगी नहीं। सबसे पहला बार जब पकौड़ी छनेगा बहुत ज्यादा स्वाद लगेगा, उसके बाद दूसरा बार पकौड़ी छनेगा थोड़ा सा स्वाद कम जाएगा, तीसरा बार छनाएगा और स्वाद कम जाएगा और लास्ट वाला जाएगा और जो रोज के ग्राहक था वो कहेगा कि ओहो, अब तू पहले सिर्फ पकौड़ी ना खिया हुई था, तू पहले इतना मस्त खिया वाला तू ना खिया हुई था, काहे हो? अरे खियावी तो वही है तू, खियावी तो वही है तू, दूसरे को नहीं खियावी था वह। और बनाने का तरीका भी वही है। फर्क यही हवा कि जब तू पहले आयल हला तो पहले कड़ाही में उतर ले तौले खा ले हला और अबरी हला तो 14 बार दूसरा कोई खा ले गई और वही तेल में तू खाई था। तो स्पष्ट कर रहा है कि विकृत गंदी का हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं और कैसा बन जाता है? बदबूदार बन जाता है। ठीक है, कभी कभी देखिए मेला बाजार में जाते कहते वो खट्टा माँ की थवा ना कब हुआ, का है। तो इस बात पर गौर कीजिए, विकृत गंधिता आप लोग सबको समझने की आवश्यकता है। अगर समझेंगे तो आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए तो और भी जरूरी है जी। ठीक है, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव। अगर करें वसा और तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव, ठीक है, देखिए इसको रोकने के निम्न विधियां हैं, इसको रोकने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, रोकने की निम्न विधियां हैं। थोड़ा चैप्टर लंबा होने वाला है ना। चलिए दोस्तों, घबराए नहीं, कलेजे को ठंडक प्रदान करें और धैर्य पूर्वक अपनी पढ़ाई करती रहे।
चलिए, अभी बहुत सारा बचा हुआ है जी। इसके लिए आपको चौथा पार्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और थोड़े थोड़े करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को सबको बड़ी अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं दिक्कत होता है तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसके अगले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।